नमस्कार लाला, आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हो बात कर सकते हैं। जय झूलेलाल। सब सुनो क्या है आप सिंधी में मुझसे बात कर सकते हैं, पंजाबी बात कर सकते हैं, हिंदी में जो भाषा में आप बात कर सकते हैं। मुझे काफ़ी खुशी हुई, मैं आभारी हूँ यहाँ सभी संस्था के लोगों का और या प्रधानमंत्री का और मैक्सिमम लोग जो रायपुर में मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त लेके आए हैं। पहली बात तो जो लोग प्रिया मंगलानी जी क्या बताया है उसके कारण आए हैं, या जो लोग अपनी बीमारियाँ लेके आए हैं, या जो लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, हाथ उठाएं कि जो लोग सुनना चाहते हैं खाली। जिनके घर में बीमार हैं लोग कितने हैं? थायराइड, हार्मोन प्रॉब्लम, आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या ऐसी कोई भी समस्या है, मैं आपको हर एक आदमी को पूरा टाइम दूंगा। 3 दिन के लिए रायपुर आया। जिन लोगों को डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि आपको सर्जरी करानी है, चाहे यूट्रस की है, चाहे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है, या और भी कोई इशू है, किसी को ट्यूमर भी कर है और डॉक्टर कहते हो 90 डेज की रुक सकता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं सोच रहा था कि रायपुर में बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ एलोपैथी पे ध्यान रखते हैं, पर मुझे अभी आके पता चला कि कुछ लोग हैं रायपुर में जो आयुर्वेदा या फूड सप्लीमेंट्स या जो है नेचुरल तरीके से अपना इलाज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए तालियां हो जाएं क्योंकि आप उन लोगों में से हैं। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। क्योंकि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मैं दिल्ली से पास रोहतक एक शहर है, वहाँ पैदा हुआ हूँ, और बिशप मॉडल स्कूल शिमला जो है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से मैंने प्राइमरी की है। वालम से मैंने हाई स्कूलिंग की है। पहले मैं एक IIT इंजीनियर था। IIT खड़गपुर से मैं एमटेक हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। मैंने कई साल देश में की सेवाएं की, एयरफोर्स में एक अधिकारी से मैं रिटायर हुआ। उसके बाद 2003 के बाद एक हादसा होता है मेरे घर में। मेरी बेटी जो है बड़ी, उसको प्री प्यूबर्टी आ जाती है 6 साल की उम्र। वो 6 इयर्स की एज में ब्लैक बेल्ट थी इंडिया के अंदर ताइक्वांडो की। उस टाइम उसको प्री प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी आप समझते हैं। और इंडिया के अंदर एलोपैथी साइंस में मुझे एम्स या फिर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल या लीलावती नानावती हॉस्पिटल कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं मिला जो छोटी बच्ची के हार्मोन्स को कंट्रोल कर सके। एलोपैथी के अंदर अभी एक बाबा जी हैं हमारे आयुर्वेदिक कंपनी के मालिक, उन्होंने IMA से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और ICMR से डॉक्टरों से 25 सवाल पूछे थे। मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ चीज़ों को, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी हंगामा रहा है उस आदमी का। अभी भी नहीं चल रहा इसमें। तो उन्होंने जो सवाल पूछे वो जायज़ है। मेरा चैलेंज है ICMR से और IMA से, कई बार हमारी बहस होती है इस चीज़ पे, मीडिया पे हमने बहस की है। हकीकत में उन 25 सवालों का कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपको उन 25 सवालों का जवाब देने आया हूँ। वो एक छोटी एसिडिटी से लेके और कैंसर तक क्यों होता है उससे बात करते हैं। उसमें जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एलोपैथी के बड़े बड़े सर्जन हैं। मेरे घर में भी 9 डॉक्टर हैं एलोपैथी के, ट्रॉमा सेंटर चलाते हैं, और मैं अकेला सिर्फ आयुर्वेदा में और प्राकृतिक चिकित्सा में, या ऊपर मालिक की दी हुए कोई राजस्वामी मत को मानता, कोई किसी भी मत को मानता है। मैं खुद एक फॉलोअर हूँ संत मार्ग का। और उनसे इलाज कैसे हो सकता है? प्राकृतिक ने जो आपको एनर्जी दी है उससे इलाज कैसे हो सकता है? प्रकृति ने आपको फूल पौधे दिए हैं, उससे इलाज कैसे हो सकता है? उससे बात करता हूँ। अभी आपको पहले ये डिफरेंस बता देता हूँ कि एलोपैथी क्या है और आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा जो है ब्रह्मा ने जब दिया था तो उन्होंने 8 तंत्र दिए थे, जिसमें शल्य तंत्र, जिसको सर्जरी बोलते हैं आज आप, वो पहला तंत्र था। उसके बाद उन्होंने स्किन से लेके सभी चीज़ों पे अलग अलग तंत्र बनाए और वो 8 तंत्र दिए गए थे। फिर भी अगर नाम जाना तो नोट किया के लाभ सारे बता दूंगा। तकरीबन 3 से 4,000 साल पहले, 3 से 4,000 साल पहले जो है इंडिया में, नहीं वर्ल्ड में आयुर्वेदा है। और आयुर्वेदा में
जो आज सर्जरी बात नहीं, सर्जरी पॉसिबल नहीं है। हकीकत में शल्य चिकित्सा जो है महर्षि आत्रेय ने जो है, आत्रेय जो अपने इसमें आते हैं, उसमें जो है उन्होंने स्टार्टिंग की थी। और पहली प्लास्टिक सर्जरी आज से 2400 साल पहले हुई थी, वो आयुर्वेदा के अंदर हुई थी। एलोपैथी का इतिहास 400 साल के आसपास है। एलोपैथी क्लिनिकल ट्रायल पे चलती है, लोगों के एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे पिछले 2 साल से आप कोविड का देख रहे हैं, वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। ऐसे ही जितने भी सॉल्ट बने ये केमिकल से बनता है पहली बात। और केमिकल से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे आप नमक खाते हैं, जो भी नमक खा रहे हैं, आयोडीन नमक, ये नमक, वो नमक, वो भी एक सॉल्ट है, उसमें लिखा तो सॉल्ट है। तो बाकी जितनी मेडिसिन है वो एक सॉल्ट है। जब कोई चीज़ 3000 से 4000 पहले से इलाज करके आ रही है लोगों का, तो 400 साल पहले जो चीज़ आई वो कितनी एडवांस हो सकती है। मगर ये हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1785 में, हिंदुस्तान में 3 हेल्थ सेक्टर्स सर्विसेज के, इंडियन हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट हुई, मेडिकल सर्विसेज। और पहले बॉम्बे, फिर कलकत्ता और मद्रास, इन 3 जगह पे अंग्रेज़ों ने जो है एलोपैथी का स्टार्ट किया, प्रचलन किया। मगर वो कामयाब नहीं होते। तो जब चेचक आया 1796 में, तो चेचक की वैक्सीन के कारण उन्होंने एलोपैथी का हिंदुस्तान में प्रचार किया। उस टाइम पे जो हमारे गुरुकुल थे या हमारे जितने भी तपोस्थली थी या आयुर्वेदाचार्य थे, उन लोगों ने उसका पूरा विरोध किया था। विरोध करने के बावजूद जब अंग्रेज नहीं माने, उसको दबा दिया गया, तो फाइजर है, कैडिला है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम। वो एक इंग्लिश जो कम्युनिटी है जिसके आज हम कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। मैं 104 देशों में रहा हूँ, 28 देशों में भारत सरकार ने मुझे रखा है। और हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने पानी से लेके आयुर्वेद की जितनी हर्ब्स होती हैं, चाहे आप नॉर्मल पालक खाते हैं, चाहे भिंडी खाते हैं, उससे लेके हर चीज़ के बारे में आपको उससे शोध किया है। और ये ज़बरदस्ती हम पे थोपा गया था उस टाइम। और वो थोपा हुआ हमने जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए कि हम मॉडर्न हैं या सो कॉल्ड मॉडर्न्स, और मॉडर्नता के चक्कर में हमने एलोपैथी को धारण करना शुरू कर दिया। कांड क्या होता था, एक सॉल्ट दे दिया तो उसी टाइम को उसका असर मिल जाता है। दर्द हो रहा है, कमर दर्द है, एक पेन किलर ले लिया, सिर दर्द है, कोई एस्पिरिन ले ली, डिस्पिन ले ली, कॉम्बिफ्रेम, ये वो कुछ भी मेडिसिन ले लेते हैं और 5 मिनट में आराम हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एलोपैथी साइंस में किसी भी चीज़ का क्योर नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इवन जब बात होती है कि खांसी जुकाम जो होता है, फ्लू होता है, जुकाम के टाइम पे आप टैबलेट लेते हैं तो दबा देती है, वो ठीक नहीं करती है। अभी ये कोविड की जो बात है, वैक्सीन हर जगह चल रहा है, चाहे फाइजर वाले हैं, चाहे फिर स्पुतनिक वाले हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपकी इम्यूनिटी को 6 महीने के लिए बढ़ाएगा, पर परमानेंट समाधान तो नहीं है। मगर आयुर्वेदा में इलाज धीरे धीरे होता है, मगर वो परमानेंट समाधान के साथ होता है। लोग आज बीमारियों की बात करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं बीमारियां हैं कितनी। बीमारी गिनी चुनी 4 या 5 बीमारी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। जो रोग है उसमें और डिसऑर्डर होने में, दोनों में फ़र्क होता है। बुखार आ गया, तपेदिक होता था, या डायरिया हो गया, खसरा है, मोती जा रहा है, ये बीमारियां हैं। जुकाम होना है बीमारी, इन्फेक्शन होगा। आपको मौसम बदला हुआ, ऋतुचर्या का चेंज आया, तो आपको जो है वो तकलीफ हुई, वो बीमारी है। बाकी आपको सिंपल गले में थायराइड होता है, आपको बीपी होता है, आपको आर्थराइटिस होता है, घुटनों का दर्द होता है, या फिर आपको कैंसर भी है, तो दीज ऑल आर डिसऑर्डर्स। डायबिटीज एक डिसऑर्डर है। डायबिटीज बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है। हमने हजारों लोगों को डायबिटीज से बाहर किया, इंसुलिन वालों को बाहर किया। आज इतनी दुकानें खुल गई हैं कि एक बच्चे को MBBS कराने के लिए पहले माँ बाप 25-30 लाख खर्च करते हैं। फिर क्या होता है, वो 25-30 लाख पूरा कराने के लिए फिर वो डॉक्टर कसाई बन जाता है। गवर्नमेंट सर्विस में जाना नहीं चाहता, बेटा क्लिनिक खोल लो, आप हॉस्पिटल स्टार्ट कर लो, और फिर वो जो हॉस्पिटल की जो किस्तें हैं बिल्डिंग की, वो आप लोगों से, हमारे जैसे लोगों से ली जाती है। एक स्टंट जो डलता है वो तकरीबन 120 रुपये में बनता है, जो हार्ट में डाल दिया जाता है। आपको नॉर्मल चेस्ट पेन हुआ, हो सकता है वो गैस के कारण हुआ, हो सकता है वो आपका बीपी हाई होने के कारण हुआ, या हो सकता है वो आपने 20-25 दिन से लगातार आप जो है
घी वगैरह या ऐसी चीज़ें खा रहे थे और कोई थक्का चला गया आपके ब्लड के अंदर, किडनी से प्योरीफाई नहीं हुआ, एक हार्ट पे डॉक्टर के पास, एक कार्डिक डॉक्टर के पास, ट्रॉमा सेंटर, वो जाते ही कहता है इको कराओ, फिर कहता है एंजियोग्राफी कराओ, फिर कहता है एंजियोप्लास्टी कराओ, स्टंट डालना पड़ेगा, 3-3.5 लाख पे एक नॉर्मल बात है। काफ़ी बुजुर्ग जो हैं 55 ईयर्स 60 ईयर्स में डॉक्टर के पास जाते हैं नी पेन में, पहली चीज़ वो क्या कहेगा जी देखो 1 महीना चला के देखते हैं पेन किलर लगो। जब आपके घुटने का लिगामेंट ब्रेक हो गया है तो एलोपैथी में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो आपके नी के अंदर लिगामेंट को तैयार कर दे। पहले बड़े बूढ़े कहते थे जो खाएंगे तो चेहरे पे दिखाई देगा। आज 90% लेडीज, इवन 50% यंग जो यूथ है वो चेहरे की रौनक के लिए कहाँ जाता है? सैलून्स में। भैया कुछ खा लोगे तो वैसे ही आ जाएगा। आप 5,000-6,000 रुपये सैलून में दे के आ रहे हो, 5-6,000 प्रॉपर डाइट ले ली जाए तो आपके चेहरे पे वैसे रौनक आ जाएगी। बट वो उल्टा हो रहा है, आप लोग बाहरी दिखावे पे आ गए। ऐसे डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की कैपिटल है। उसका कारण क्या है? क्या हिंदुस्तान में पानी खराब है? क्या पहले बुजुर्गों को डायबिटीज़ होती थी? उसका रीज़न है आपका पीने का पानी, आपका लाइफस्टाइल, आपका काम करने का तरीका। यहाँ कितनी महिलाएं हैं जो सुबह 4:30 बजे जग जाती हैं? आप ऐसे कितने लोग जो 4:30 बजे उठते हैं? एक। आज से पहले माता जी आपकी सास किस टाइम जो उठ जाती थी सुबह? हाँ, 5 बजे। जो लोग अमृत वेले के टाइम पे उठते हैं 99% बीमारियों को नहीं होती। मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं 10 बजे तक कितने लोग सोते हैं? 10 बजे आप लोगों से कितने लोग सो जाते हैं? 1, 2, 3। इतने लोगों में से 3 लोग 10 बजे सोते हैं। बॉडी साइकिल पे बात करते हैं। जो आपको बीमारियां हैं, थायराइड है, आप यहाँ मैक्सिमम मातृशक्ति है और 90% बीमारियां, थायराइड 90% इंडिया में लेडीज को होता है। 75% उन लेडीज को होता है जो पोस्ट प्रेगनेंसी होता है। 5% लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो जाता है। डायबिटीज जो है 35 ईयर्स के बाद आज इंडिया के 70% लोगों को शुरू हो गई है और आने वाले 2025 तक इस देश के 70% लोग डायबिटीज का शिकार होंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये WHO कहता है। इंडिया कैंसर का हब बनता जा रहा है। PCOD PCOS से स्टार्ट होता है लेडीज के, यूट्रस, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये कोई बीमारी नहीं है। बट आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, इतना डरा देती है कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाए, क्योंकि सबके अपने हिस्से बंधे हुए हैं। अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो आपके रायपुर में, मैं चैलेंज करता हूँ, उससे खुद पूछो क्या वो खुद अपना PCOD का इलाज करा सकती है क्या? वो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर में 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 2 प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका ट्रीटमेंट मैं खुद करता हूँ। और उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आपके घर पे है। PCOS की बात करें, सिंड्रोम अच्छा डिसऑर्डर है, आप खुद ट्रीट कर सकती हैं। थायराइड बीमारी नहीं, एक डिसऑर्डर है। RO कितने घरों में लगा हुआ है? RO का पानी कितने लोग पीते हैं? बोतल का पानी कितने लोग पीते हैं आप में से? किनले या एक्वाफिना। ये जो पानी रखा है मैं आपको बता दूं, ये एक जहर है। आप किसी कंपनी को चैलेंज कर मेरे ऊपर केस करना चाहे कर सकता है। आज से 5 साल पहले GTV ने DNA किया था मुंबई के पानी पे, वो आप देख सकते हैं। सुशील चौधरी ने पूरा कवरेज किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने आज से तकरीबन 5 साल पहले रिसर्च किया था। 38 टाइप के वाटर, 38 टाइप के वाटर, जिसमें आपके जितनी भी एडवांस कोको या कोक है या फिर पेप्सी वाले जो पानी बनाते हैं, जो लोग शौक से पीते हैं, स्टेटस सिंबल बन गया है। किले की बोतल ले आओ, स्टेटस सिंबल है। लोग ड्रिंक्स कितने जो करते हैं, जिनके घरों में ड्रिंक्स करने वाले लोग कितने घरों में, जिनके हस्बैंड्स या घर में कोई परिवार ड्रिंक करता है, शर्मानी बात नहीं, आज मॉडर्न कल्चर है, आज लेडीज पी रही है। हिंदुस्तान में जो मेट्रोज हैं, मेट्रोज में 30% यंग गर्ल्स चाहे चोरी छुपके पीती है या शराब का सेवन कर रही है। लड़के 50 to 70% लड़के शराब पी रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट लेडीज में जो है अनफर्टिलिटी, वॉइस में अनफर्टिलिटी सिम्टम्स, वो सब देन है हमारी दिनचर्या की। ये
जो पानी है बोटल्स का वो, और घर में आरओ। आज के दिन घर वो वीडियो आप देख लेंगे डीएनए पानी का, तो आप ये कहेंगे किसी से दुश्मनाई निकालनी है उसके घर में कुछ मत करो, आरओ लगवा दो। आरओ से होता है क्या? आरओ जापानीज इंडिया में लेके आए थे, हमारे इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स होते थे, आप लोगों को याद होगा, बॉयलर्स फटते थे, हादसे होते थे, तो उस पानी को डेमोरलाइज करने के लिए ताकि फैक्ट्री में हादसे ना हो, तो आरओ सिस्टम आए थे बड़े बड़े, बॉयलर से पहले लगाए जाते थे। ये बॉयलर में रस्टिंग होती थी मिनरल की वजह से, और वो मिनरल की वजह से रस्टिंग होगी तो बॉयलर फट जाता था। अब वो पानी फैक्ट्रियों में मालिकों ने देखा बड़ा हल्का हो गया, पी के देखते हैं मीठा हो गया। और हम जो मध्यम वर्गीय कल्चर है, इस देश की जो सबसे समझदार कल्चर कौन सी है? मध्यम वर्गीय। ना हम पढ़े लिखे ना हम अनपढ़ है, बट हमें एक इको हो गई है। जो आदमी इस देश में आज 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाता है, वो लोअर मिडिल क्लास में आता है। मैं आपको बताऊं, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं ना, वी आर नॉट इन मिडिल क्लास। अगर हमारे घर में 5 लाख से कम इनकम है, वी आर नॉट इन मिडिल क्लास, वी आर लोअर मिडिल क्लास। अगर 5 से 10 लाख पर मंथ अगर घर की इनकम है, वी आर इन द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम घर की पर मंथ 10 लाख से ऊपर है। और चाहे रिस्क की बात करें तो मिनिमम 1 CR जो घर में जिसकी पर मंथ इनकम आ रहे, दे आर रिच। दूसरा, हम पढ़े लिखे की बात करते हैं, MA पास कर लेना, MCOM पास कर लेना, MSc कर लेना, वो कोई स्टेटस नहीं, दैट इज नॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ योर एजुकेशन। बट जहाँ से हम उठ के आए हैं, किसी फैमिली में खेती करता था कोई, मैं एग्रीकल्चर क्लास से हूँ, और वो दूसरी बात है कि आई एम द 8th जनरेशन हु इज एजुकेटेड इन माय फैमिली। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ, मुझे फख्र है कि मैं खेती करता हूँ, क्योंकि मैं आज भी अगर अपने गांव जाता हूँ तो ट्रैक्टर खुद चलाता हूँ, मैं खेत का पानी खुद लगाता हूँ। बट उसका रीज़न है, जब आप मिट्टी से जुड़े हुए थे तो आपको बीमारियाँ नहीं थी। आपके बुजुर्ग, जिसके बुजुर्ग हैं, मैक्सिमम अगर या सिंधी कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी व्यापार करती रही है। देश आज़ाद और डिवीज़न से पहले की बात है या बाद की बात है। वो लोग सुबह शॉप पे जाते थे, दुकान 7 बजे खुल जाती थी। आज का जो यूथ है वो 10 बजे सो के उठता है और 11 बजे वो दुकान या शोरूम को खोलता है। घर में मिसेज है, वो 9 बजे उठती है। बॉडी साइकिल गेट चेंज। मातृशक्ति का जब जन्म हुआ है, आप चारों वेदों में पढ़ सकते हैं, उसका सुबह उठने का रीज़न होता था 4 o'clock के बाद सुबह उनका गायनिक सिस्टम रेजोनेट हो जाता था। एक एनर्जी आती थी सूर्य से, और अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होती थी, और विटामिन डी वगैरह सब पूरी चीज़ें हो जाती थी नेचर से। जब 7 बजते थे, जिस टाइम आजकल सो के उठते हैं, उस टाइम तक वो ब्रेकफास्ट कर लेती थी। दे वर नॉट हैविंग एम्प्टी स्टोमक। 7 बजे से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपका एसिडिटी जनरेट होने लग जाती है। जितने डिसऑर्डर से ये एसिडिटी पे बेस्ड है। लोग कहते नहीं मुझे एसिडिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डकार नहीं आई, उल्टी नहीं आ रही है, गैस नहीं बन रही है, तो सब ये कहते हैं हम एसिडिक नहीं। और हकीकत क्या होती है, शरीर में पीएच लेवल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैं पानी भी इतनी देर से जो बोल रहा था, उसका रीज़न है आरओ के अंदर जिस घर में 150 से कम टीडीएस है, उसका पानी जो आप पीते हैं, उसका जो पीएच लेवल है वो 6 से नीचे आ जाता है। 90% घरों में टीडीएस जो है आरओ का 50 है या 40 है। 10% घर रायपुर में मैंने देखा है, साइविला कॉलोनी और कई जगह देखा है, जहाँ पे 10 या 12 टीडीएस का लोग पानी पी रहे हैं, जो सीवरली पॉइजनस हो जाता है। वो 2 जो है पीएच के बराबर होता है। इस मॉडल की जब मैं बात कर रहा था, मेरे वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, केले, एक्वाफीना, बिस्लरी, इन कई ब्रांडों पे और आरओ पानी पे मैंने पूरा प्रैक्टिकल दिखाया एक्सपेरिमेंट। उनका पीएच 3 to 4 है, और 1 पॉइंट पीएच कम होना 10 का क्यूब 1000 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कम हो जाते हैं शरीर में। और शरीर की कोशिकाओं को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सबसे पहले बीमारी आती कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, फिर लीवर में प्रॉब्लम होना। मैंने वाइन्स के बारे में जो पूछा, किसके घर में लोग वाइन पीते हैं, वाइन का पीएच लेवल 3 से 4 होता है। फिर गलती क्या करते हैं मॉडर्न लोग, कार्बोनेटेड वाटर, सोडे के साथ भी, जो उससे भी खतरनाक हो जाता है। ये जो रामदेव जी या और लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, जहर है। कोल्ड ड्रिंक का, जिसके घर में बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो उसको बचाइए। कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल 1 होता है या 0 होता है। सफ़ेद चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं, गुड़ शक्कर चीनी लोग यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड चीनी ला रहे हैं, जो रिफाइंड चीनी वो उससे खतरनाक है, उसका पीएच लेवल 0 होता है। अगर आप रात को 10 चम्मच चीनी
घोल बना के उसमें एक कोई भी कीड़ा छोड़ दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, सो वो कीड़ा मर जाएगा। नॉर्मल पानी छोड़ दिए, ऊपर तैरता हुआ मिल सकता है। पानी के बर्तन अगर चींटियाँ लगी हो तो वो चाहे 4 दिन पड़ा हो, वो चींटियाँ मरती नहीं है। अगर आप वहाँ पे चीनी का घोल रख देंगे तो कुछ देर बाद चींटियाँ मर जाएंगी, वहाँ पानी है तो वो सीवर एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक होने की वजह से दूसरी प्रॉब्लम आती है। अब थायराइड की बात करें, मैं एक एक बीमारी को लेता हूँ, लोगों को बीमारी क्यों होती है। पहले थायराइड क्यों होता है? पहले जो जनानियाँ प्रेग्नेंट होती थी वो क्या खाती थी? आप बताएंगे, आप जब प्रेग्नेंट थे आपने क्या खाया था? हाँ जी, क्या? सुई मिट्टी। अच्छा, और अब मैं बताता हूँ आपको, जो हमारी दादियाँ थी, अबानी जिसको बोल सकते हैं इसलिए, वो लेडीज़ अजवाइन लेती थी जिसका पीएच लेवल सबसे हाई होता है। आज आप पेट में दर्द होता है तो अजवाइन लेते हैं, क्यों लेते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका पीएच लेवल 8 to 8.5 होता था। आज क्या खाते हैं? मुझे तो पानी पूरी खानी है। 80% महिलाएं मैगी और पिज़्ज़ा, बर्गर, जैसे ही नई नई बहू है घर में, प्रेग्नेंट हुई है, माँ बाप खुश हैं, परिवार का माहौल खुश है, कोई रुकावट नहीं। कोई नहीं कहता बेटा एम्प्टी स्टोमक उठ के आप एप्पल खाइए। पहली बात तो उसको छूट हो जाती है, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, लाइफ सिस्टम पूरा चेंज। वो 1 बजे सोए, लाइफ सिस्टम पूरा चेंज। 9 से 11 तक आपका लीवर रेजोनेट होता है, 11 से 1 तक आपके किडनी रेजोनेट होते हैं। उस टाइम पे आप जग रहे हैं व्हाट्सअप, फेसबुक और कुछ नहीं, टीवी या फिर आउटिंग, नाइट आउट्स, सारा सिस्टम खराब कर लिया। फिर खाने की चीज़ें, आपने एल्कलाइन डाइट नहीं ली। पाइनएप्पल का जूस कितनी लेडीज पीती है? 2 या 3। मैंगो कितने लोग खा पाते हैं? कच्चे मैंगो बहुत कम। प्रेग्नेंट लेडीज 20%, 20% फ्रूट्स पे या डाइट पे। फिर क्या होगा? पीएच लेवल डाउन होता है। जो बच्चादानी होती है, वॉम होता है, गर्भाशय में जब कोई जीव जन्म लेता है उसका एक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है वो एल्कलाइन होता है, और उस बच्चे को उत्पत्ति के लिए आपको जो है एल्कलिनिटी चाहिए। तो लीवर सुपर कंप्यूटर है, आपकी डाइट को आप ले नहीं रहे। फिर लीवर क्या करता है? आपकी बोन्स, आपका ब्रेन जो होता है ये भी फ्लूइड में डूबा होता है, आपकी आईज एक फ्लूइड में डूबी होती है। जो आपके ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स के पीछे जो लिगामेंट है वो सुपर एल्काइन होता है, वहाँ से लीवर जो है एल्कलिनिटी लेता है, कैल्शियम लेता है, मिनरल्स लेता है, और वो बच्चादानी में डालना शुरू कर देता है। जैसे 3rd मंथ स्टार्ट होता है, लेडी को वॉमिटिंग्स की बजाय फिर उस लेडी का बीपी हाई होना शुरू होता है। फिर चौथे जो सेकंड जो क्वार्टर आता है उसमें क्या होता है? डॉक्टर बोलते हैं थायराइड बढ़ रहा है आपका, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। फिर इंजेक्शंस और आपको एलोपैथी की टैबलेट्स दी जाती हैं, फॉलिक एसिड, आयरन, ये वो सब आर्टिफिशियल। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो सबसे बड़ी चीज़ है, कैल्शियम, जो आर्टिफिशियल कैल्शियम की टैबलेट, कैडिला के पाउच जो वीकली लेते हैं, वो कोई भी आर्टिफिशियल कैल्शियम इंक्लूडिंग चूना जो पान में खाते थे, कोई भी डिसोल्वेबल नहीं है शरीर के अंदर। वो टाइम भी आपका पीएच लेवल बढ़ा सकता है और वो कैल्शियम डाइट नहीं देता है। शरीर खुद कैल्शियम बनाता है, 0.35 mg कैल्शियम हर इंसान को चाहिए, और वो शरीर आपको डेली बनाता है, चाहे आप कुछ भी खा लें, वो खुद जनरेट करते हैं। आपकी जो स्प्लिन होती है, स्प्लिन की छोटी सी ग्रंथि है, वो खुद आपको जनरेट करके देती है, तो बाहर के कैल्शियम की जरूरत नहीं। और उस प्रेगनेंसी टाइम जो कैल्शियम पाउच खाए आपने, उसका असर क्या होता है? आपके घुटनों में यूरिक एसिड जम जाता है और आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। साथ में जब बॉडी एसिड होता है, सबसे पहले ग्लैंड्स पे असर करता है, या आपकी थायराइड ग्लैंड्स, ये ग्लैंड जब एसिडिक होती है तो आपको थायराइड आता है। कईयों को प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो रही 5-6 महीने बाद थायराइड से बाहर आ जाती है वापस, शरीर रिजुनेट होता है, इसकी एल्कलिनिटी लेवल बढ़ा, थायराइड से बाहर आ गया। सेम वे अब डायबिटिक पेशेंट, हर घर में डायबिटीज़ है। डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज डिसऑर्डर है। जो लोग कहते हैं डायबिटीज़ टैबलेट एक बार खाने से, एलोपैथी खाओगे वो जहर है, अफीम की तरह, ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। घुटनों के दर्द की दवाई खाने के ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। थायराइड की थायरैक्सिन, थायरामाइन एक बार दे दिया डॉक्टर, ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। पर मैं कहता हूँ ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। थायराइड की जब ग्लैंड एसिडिक हुई तो डिसऑर्डर हो गया, आपको थायराइड हाइपो या हाइपर। जैसे इसको एल्कालाइन कर लेंगे आप,
आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं, आप थायराइड से बाहर आ जाएंगे। सेम वे डायबिटीज़ में क्या होता है, पैंक्रियाज जो होती है वो सबसे हाईएस्ट एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन समझते हैं आप लोग एल्कलाइन समझते हैं। एक अम्ल होता है, एक जो क्षार होता है, क्षारीय। तो 8.5 pH जो है आपकी जो पैंक्रिया होती है उसका pH होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एल्कलाइन होता है वो माँ की जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो फ्लूइड होता है, उसके बाद जो सबसे एल्कलाइन होता है वो आपकी पैंक्रियाज होती है। और जब आप RO का पानी पीना शुरू करते हैं और एसिडिक चीज़ें खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी पैंक्रियाज का pH लेवल डाउन जाना शुरू हो जाता है। वो 8.5 से नीचे आना शुरू होगा। और जैसे ही आपकी पैंक्रिया एसिडिक होती है उसी टाइम इंसुलिन जनरेट करना कम हो जाता है। पैंक्रिया ऑटो इंसुलिन जनरेट होना बंद हो गया तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड का। जब खाने आप जो भी लें उससे ग्लूकोज होता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोला जी डायबिटीज़ हो गई है। सिर्फ 5% लोगों को स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होती है। 95% लोगों को सिर्फ उनके पीने के पानी और जो है उनके खाने से डायबिटीज़ होती है, एसिडिक खाना खाना। अब वो डिसऑर्डर हो गया, जो कि एसिडिक हुआ तो आपको डिसऑर्डर हुआ, बीमारी तो नहीं है ना वो। क्या बीमारी है? अगर डिसऑर्डर हुआ, कोई चीज़ की कमी हो गई तो क्या वो बीमारी है? उसको पूरा करो तो सही हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको एल्कलाइन डाइट लेनी शुरू करनी है। एल्कलाइन डाइट में आपके नींबू से लेके, आपके आम से लेके, आपके अनानास से लेके इतनी सारी चीज़ें, एवोकाडो है, जो महंगा खाने के शौकीन लोग हैं जिन्होंने पैसा खर्च करना फालतू में, तो वो बाहरी विदेशी फल हैं, कीवी है, एवोकाडो है और दिखावटी चीज़ें बहुत सारी वो ले सकते हैं। या कुछ आजकल जापान का एक पानी बिक रहा है इंडिया में, कैंचन वाटर, 2.5-3 लाख के से 6 लाख की मशीन लगवा सकते हैं, शॉपी सर। वो मशीनें भी हिंदुस्तान में मैंने बनाई जो हज़ारों बनती है। हम लूट रहे हैं लोगों से, फॉरेनर्स हमें लूट रहे हैं, बुरी तरह निचोड़ रहे हैं। आपने अपनी पैंक्रियाज को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहेगा, बोला जी आपका 250 से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल है, सुबह सैर करिए और आप ये टैबलेट डेली खाइए खाना खाने से पहले। जो टैबलेट आपने खाई वो टैबलेट आपके लीवर और किडनी पे असर करेगा। आपके किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सेम वे आपके लीवर में सोराइसिस भी हो सकता है, फैटी लीवर भी हो सकता है, बल्कि लीवर भी हो सकता है। उसका साइड इफेक्ट उन मेडिसिन का जो आप थायराइड के लिए या डायबिटीज़ वगैरह के लिए ले रहे हैं, अगर उनको बंद करके आप एल्कलाइन डाइट लेके धीरे 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 वो चेंज होता जाएगा। आपकी पैंक्रियाज हैं, चाहे थायराइड ग्लैंड है, वो अपने वापस ऑर्डर में आ जाएंगे और आप डायबिटीज से बाहर आ जाएंगे। इवन पानी से बाहर आ जाते हैं। आप RO का पानी बंद कर दीजिए, आपके यहाँ नदियाँ हैं नॉर्मल, आप नॉर्मल पानी लीजिए। अगर RO लगवाना पड़े, जैसे अब बोर का पानी खराब है, ज़्यादा पीने से, एक 200 रुपये का मीटर आता है, TDS का जो मीटर आता है, उस मीटर को लीजिए। आप हर वीक आपके RO के पानी को चेक कीजिए। 150 से 300 TDS से पानी आ गया, और 150 से 300 TDS से पानी आ गया, वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपका ग्लूकोज लेवल अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। 3 महीने बाद थायराइड टेस्ट करेगा, आपका टेस्ट खराब रहना शुरू हो जाएगा। पर इतना जहमत उठाएगा, किचन में जाने की फुर्सत नहीं है, खानी तो ये है। टेस्ट कौन करेगा? बैटरी डाउन कौन डलवा के लाएगा? बिकॉज मशीन ही हो गई, टाइम नहीं है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया, खान पान सिंपल बात है। कैंसर भी इसी वजह से होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मेरा शोध नहीं है। डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर 1931 और 1927 के नोबेल प्राइज विनर, जिस आदमी ने कैंसर को रिसर्च किया, उन्होंने खुद कहा था, वो आप कहीं गूगल पे भी देख सकते हैं, कि कैंसर ही नहीं, चाहे बुखार है, एसिडिक बॉडी में होता है। जब आपकी बॉडी का pH लेवल चेंज होता है, क्योंकि 35% किसी भी कोशिका का ऑक्सीजन 48 घंटे के लिए कम कर दिया जाए तो कोशिका कैंसरटिक हो जाती है, और ऐसे ही वो ऑर्गन कैंसरटिक होता है। और रिप्रोडक्शन सेल्स टूट के 2-2 सेल बनती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। और वो हाफ जो लाइफ सेल है वो वहाँ पे इकट्ठी होती हैं और ट्यूमर का शेप लेती है और कैंसर बन जाता है। अगर उन कोशिकाओं का ऑक्सीजन लेवल पूरा कर दिया जाए तो कैंसर का पेशेंट रेजोनेट हो जाता है। इसलिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट कैंसर का नहीं है। और जो फार्मा नेक्सस है इस वर्ल्ड में, जो फार्मेसी कंपनियों का जो नेक्सस है, क्योंकि $21 ट्रिलियन
का बिजनेस एलोपैथी फार्मा करती है, और आपका जो आयुर्वेद है उसका बिजनेस इतना कुछ हंगामा मचने के बाद कोरोना से पहले 1.2 ट्रिलियन डॉलर था, और अभी जब कोरोना का टाइम आया, जब WHO ने बोला हमारे काढ़े, हमारे ये, हमारे ड्रॉप्स, हमारी तुलसी, उन सब चीज़ों का जब उनको पता चला कि इसका वैल्यू क्या है, तो अब जाके 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंचे। देश में कोरोना का ट्रीटमेंट पहले आ चुका है हमारा। एक बुक मैं पढ़ रहा था, शायद वो छोटे बच्चों की बुक है, 8th या 9th की, वो फैली भी थी। कोरोना आज से कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना एक वायरस जो है आज से 25 साल या 20 साल पहले बच्चों की प्राइमरी की बुक्स में, बट ये कोविड के जो म्यूटेशन है, कोरोना एक इन्फ्लुएंजा वायरस और मीजल्स वायरस, जो स्किन का मीजल्स होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये आप लोग कोई भी ये समझे कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं होगा। कोरोना का जो अभी म्यूटेशन था B.617 जो पिछले साल आया, उसके लिए वैक्सीन तैयार हुई। अब B.1.617 आ गया, उसकी वैक्सीन नहीं है। आपने अभी 5-6 दिन पहले ABP न्यूज़ को देखा होगा, उसने दिया कोवैक्सीन फेल हो। दूसरा, वैक्सीन किस तक जाएगी? वैक्सीन है क्या? वैक्सीन सिर्फ 6 महीने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाती है और कुछ नहीं है। दैट इज नॉट द क्योर। वो कह रहे हैं प्रोटेक्ट होइए। प्रोटेक्शन के लिए तो भैया क्या आपके घर में अदरक नहीं है? क्या लहसुन नहीं है? क्या जीरा नहीं है? क्या आपके घर में लौंग नहीं है? काली मिर्च नहीं है? क्या दालचीनी नहीं है? बड़ी इलायची नहीं है? उनको कूट के काढ़ा बनाते लोगों को कोरोना नहीं होता। पर बनाए कौन? हर चीज़ में बात आती, बनाए कौन? हमारे एक साइंटिस्ट हैं, अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या काम कर रहे हैं। बेसिकली जब हेल्थ पे काम हुआ पिछले साल, जब कोरोना आया, जो आयुर्वेद आया, आयुर्वेदा के ऊपर लोग क्यों नहीं लेते? हमने पहले ये कारण देखा, आयुर्वेदा लोग यूज़ क्यों नहीं करते कि इसका असर लेट होता है।